कल्पना कीजिए, एक लेखक पहली बार कलम उठाता है। उसके मन में केवल शब्द नहीं होते, बल्कि एक सपना होता है। ऐसा साहित्य रचने का सपना जो पाठकों के दिलों को छू ले, उन्हें कुछ देर के लिए एक नई दुनिया में ले जाए। और जब वही रचनाएं लोगों को पसंद आने लगती हैं, सराही जाने लगती हैं और पुरस्कार भी मिल जाएं, तो मानो लेखक के सपनों को पंख लग जाते हैं। हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में इसी तरह का सम्मान दिया गया है। प्रतिष्ठित ओडिया साहित्यकार प्रतिभा राय के साथ साथ सिंधी भाषा के साहित्यकार लक्ष्मी खिलानी और उर्दू भाषा के साहित्यकार अब्दुल समद को साहित्य अकादमी फेलोशिप या साहित्य अकादमी महत्तर सदस्यता देने की घोषणा की गई है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी की दुनिया से। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, भारतीय साहित्य के इस सफर में आज हमारा मुख्य सवाल यह है कि आखिर एक लेखक की रचनाएं अमर कैसे होती हैं। हम बात कर रहे हैं साहित्य अकादमी फेलोशिप 2026 की। हाँ, जब भी साहित्य के सर्वोच्च शिखरों की चर्चा होती है तो ये फेलोशिप सबसे ऊपर आती है। बिल्कुल, लेकिन इसे समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये कोई आम वार्षिक पुरस्कार नहीं है जिसके लिए हर साल आवेदन मंगाए जाते हों। असल में यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। देखिए, साहित्य अकादमी फेलोशिप केवल जीवित साहित्यकारों को उनके पूरे जीवन काल की तपस्या और उनके असाधारण योगदान के लिए दी जाती है। मतलब मरणोपरांत इस फेलोशिप को देने का कोई प्रावधान नहीं है। एकदम सही। इसका मुख्य उद्देश्य एक लेखक की उस साधना को पहचानना है जिसने एक पूरी पीढ़ी की सोच को आकार दिया हो। इसी कारण से इस फेलोशिप को प्राप्त करने वाले लेखकों को भारतीय साहित्य में इमोर्टल्स ऑफ लिटरेचर यानी अमर रचनाकारों का दर्जा दिया जाता है। क्या बात है, इमोर्टल्स ऑफ लिटरेचर। जी, और इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इन लेखकों का काम अब समय और काल की सीमाओं से मुक्त हो चुका है। तो देखिए, यहाँ तो परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हाँ, बताइए। हमारे देश में साहित्य अकादमी द्वारा 24 मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में काम किया जाता है। इन 24 भाषाओं में तो हजारों महान लेखक होंगे। बिल्कुल होंगे। लेकिन इस फेलोशिप की एक नियम पुस्तिका कहती है कि एक समय में अधिकतम केवल 21 सदस्य ही इसके फेलो हो सकते हैं। तो गणित के हिसाब से देखें तो 24 भाषाएं और सिर्फ 21 कुर्सियां। हाँ, ये सच है। इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी न किसी भाषा को सालों तक इंतजार करना पड़ता होगा। ये तो बहुत कड़ा मुकाबला है। देखिए, ये मुकाबला नहीं बल्कि उत्कृष्टता की सबसे कठिन कसौटी है। इसी सीमित संख्या की वजह से इस सम्मान की विशिष्टता यानी इसकी एक्सक्लूसिविटी बनी रहती है। अच्छा, तो इसीलिए ये इतना खास है। जी बिल्कुल। जब किसी वर्तमान फेलो का निधन होता है और कोई स्थान रिक्त होता है, केवल और केवल तभी किसी नए साहित्यकार को ये फेलोशिप दी जा सकती है। तो मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की जजों की तरह है। जब तक कोई कुर्सी खाली नहीं होती तब तक नया सदस्य नहीं आ सकता, चाहे वो कितना भी योग्य क्यों ना हो। ये तुलना बहुत सटीक है। ये कोई ऐसी सूची नहीं है जिसे हर साल बढ़ाया जा सके। जी। और मैं बता दूं कि इस फेलोशिप में चुने जाने पे सम्मानित लेखक को एक विशेष तांबे की पट्टिका, जिसे प्लैकेट कहते हैं, वो प्रदान की जाती हैं। और हम जिस 2026 की फेलोशिप की चर्चा कर रहे हैं, इसकी घोषणा मार्च 2026 में की गई है। बिल्कुल। और इस बार साहित्य के आसमान से जिन 3 चमकते सितारों को इस रिक्ति को भरने के लिए चुना गया है, वे अपने आप में एक पूरा युग हैं। एकदम सही कहा आपने। तो दोस्तों, यही वजह है कि आज की क्लास में हम इन तीनों रचनाकारों के जीवन को गहराई से समझेंगे। ये 3 महान चेहरे हैं: ओडिया भाषा की सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर प्रतिभा राय, सिंधी साहित्य को एक नई पहचान देने वाले लक्ष्मी खिलानी और उर्दू अदब के दिग्गज अब्दुल समद। जी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डॉक्टर प्रतिभा राय के बारे में बात करते हैं। ओडिया साहित्य में उनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। बिल्कुल। इनका जन्म 21 जनवरी 1943 को हुआ था। इनकी शिक्षा पर गौर करें तो इन्होंने शिक्षा शास्त्र में एमए और पीएचडी की उपाधि हासिल की है। उनका पहला उपन्यास वर्षा बसंत बैशाखा था। जी हाँ। लेकिन मेरा सोचना यह है कि शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई का उनके उपन्यासों से क्या सीधा संबंध हो सकता है। असल में यही वो बिंदु है जो उनकी रचनाओं को इतना गहरा बनाता है। देखिए, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान का गहरा अध्ययन होने के कारण डॉक्टर प्रतिभा राय को मानवीय मन की जटिलताओं की अद्भुत समझ है। अच्छा, मतलब वो मनोविज्ञान को अपनी कहानियों में पिरोती हैं। जी बिल्कुल। जब वे लिखती हैं तो उनके पात्र केवल कहानी के हिस्से नहीं होते, बल्कि वे जीते जागते इंसान महसूस होते हैं। उनकी रचनाओं में समाज के हाशिए पर खड़े लोगों और विशेषकर महिलाओं के मन की बहुत सूक्ष्म परतें खुलती हैं। ये बात उनकी सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक रचना याज्ञसेनी में साफ दिखाई देती है।
दोस्तों, याज्ञसेनी सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह महाभारत के महाकाव्य को पूरी तरह से द्रौपदी की आंखों से देखने का एक साहसिक और नया प्रयास है। बिल्कुल। सदियों से जिस द्रौपदी को केवल एक पात्र के रूप में देखा गया, डॉक्टर प्रतिभा राय ने उसे एक आवाज दी, और इसी शानदार उपन्यास याज्ञसेनी के लिए उन्हें 1991 में प्रतिष्ठित मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर प्रतिभा राय यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थीं। सच में ये बहुत गर्व की बात है। और केवल उपन्यास ही नहीं, लघु कथाओं में भी उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। उनकी एक बहुत ही सशक्त लघु कथा है, उल्लंघन। जी। इस कथा में उन्होंने मानवीय रिश्तों और सामाजिक बंधनों के टूटने की जिस बारीक रेखा को खींचा है, उसके लिए उन्हें वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या बात है। और दोस्तों, उनकी रचनाओं का जादू केवल ओडिया भाषा तक ही सीमित नहीं रहा। एक अच्छी कहानी की खूबी यही होती है कि वो भाषा की दीवारें तोड़ देती है। एकदम सही। उनके प्रसिद्ध उपन्यास शिलापद्म का हिंदी में कोणार्क नाम से बहुत ही सुंदर अनुवाद हुआ है। इसी तरह याज्ञसेनी को हिंदी पाठकों ने द्रौपदी के नाम से पढ़ा और सराहा है। जी हाँ। उनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यासों में उत्तराधिकार, महामोह और परिचय भी शामिल हैं। अगर हम उनके अब तक के रचनात्मक सफर को देखें तो उन्होंने 20 उपन्यास, 24 लघु कथा संग्रह और 10 यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। इतने विशाल रचना संसार को रचना, और वो भी इतनी उच्च गुणवत्ता के साथ, ये साबित करता है कि साहित्य उनके लिए कोई शौक नहीं, बल्कि उनके जीवन जीने का तरीका है। बिल्कुल। उनकी कई रचनाएं विदेशी भाषाओं में भी अनुदित हो चुकी हैं, जो ये बताता है कि मानवीय भावनाएं पूरी दुनिया में एक जैसी ही होती हैं। तो दोस्तों, इसी अनवरत साधना के कारण उनका साहित्यिक जीवन सम्मानों और पुरस्कारों की एक शानदार यात्रा रहा है। एक लेखक की सफलता की ये सीढ़ी कैसे ऊपर चढ़ती है, चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। जी। वर्ष 1990 में उनके असाधारण लेखन की गूंज सुनाई दी, जब उन्हें ओडिया साहित्य का सर्वोच्च सम्मान सरला दास पुरस्कार प्रदान किया गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। बिल्कुल। और इसके अगले ही वर्ष 1991 में उनकी कालजयी रचना याज्ञसेनी ने इतिहास रचा और उन्हें प्रतिष्ठित मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी हाँ। वर्ष 2000 में उनकी मार्मिक लघु कथा उल्लंघन के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। बिल्कुल। उनके इसी व्यापक योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2007 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से अलंकृत किया। और ये सफर यही नहीं रुका। जी नहीं। फिर आया वर्ष 2011, जब उन्हें साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा और सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 47वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या बात है। वर्ष 2022 में राष्ट्र ने एक बार फिर उनके योगदान को नमन किया और उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई। और अब वर्ष 2026 में साहित्य अकादमी ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप देकर अमर साहित्यकारों की सूची में शामिल कर लिया है। देखिए, पुरस्कारों की ये लंबी श्रृंखला केवल धातु के मेडल या प्रशस्ति पत्र नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि एक लेखक अपने समाज के प्रति कितना सजग है और कैसे आधी सदी तक लगातार अपनी कलम से समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। एकदम सही। चलिए दोस्तों, अब हम एक ऐसे रचनाकार की तरफ मुड़ते हैं जिन्होंने एक पूरी भाषा को विलुप्त होने से बचाया है। जी। हम बात कर रहे हैं हमारे दूसरे महान साहित्यकार लक्ष्मी खिलानी जी की, जिन्हें सिंधी साहित्य का संरक्षक भी कहा जाता है। बिल्कुल। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1935 को सुक्कुर, सिंध में हुआ था, जो बंटवारे के बाद अब पाकिस्तान में है। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य ये है कि इनकी शिक्षा इंजीनियरिंग में हुई थी। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इन्होंने बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। तो एक इंजीनियर और साहित्य का संरक्षक, ये तालमेल कैसे बना? असल में यही उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें विभाजन के दर्द को समझना होगा। 1947 में जब देश बटा तो सिंधी समुदाय को अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर आना पड़ा। बहुत ही दुखद समय था वो। बिल्कुल। दूसरी भाषाओं के पास अपनी एक भौगोलिक जमीन थी, जैसे उड़िया के पास ओडिशा है, मराठी के पास महाराष्ट्र है, लेकिन सिंधी भाषा की जमीन तो छूट गई थी। जी। ऐसे में लक्ष्मी खिलानी जी ने ये महसूस किया कि अब साहित्य ही वो नई जमीन है जहां ये भाषा जिंदा रह सकती है। इसलिए एक इंजीनियर होने के बावजूद उन्होंने 1964 में रचना नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका निकाली। ये तो बहुत ही भावुक कर देने वाला सच है, अपनी जड़ों से कटने के बाद भाषा को ही अपनी जड़ बना लेना। एकदम सही। सिर्फ पत्रिका ही नहीं,
उन्होंने सिंधी भाषा, साहित्य और संस्कृति को सहेजने के लिए गुजरात के आदिपुर में भारतीय सिंध विज्ञान संस्थान की स्थापना भी की। जी। ये एक ऐसा कदम था जिसने बिखरे हुए सिंधी समुदाय को एक सांस्कृतिक घर दिया। बिल्कुल। और इसी समर्पण के साथ उन्होंने विभिन्न विधाओं में कुल 23 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उनका साहित्य उसी विस्थापन और विभाजन के दर्द का एक जीता जागता दस्तावेज है। अगर हम उनकी लेखनी पर नजर डालें तो उनके कहानी संग्रह बहुत ही मारक और प्रभावशाली हैं। इनमें अधूरी रचना, गुफाजी हुनपौर और बंद दरवाजा प्रमुख हैं। जी हाँ। अधूरी रचना के लिए उन्हें वर्ष 1979 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बिल्कुल। वहीं उनका एक और संग्रह है गुफाजे हुनपार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गुफा के उस पार। ये शायद उस अंधेरे से बाहर निकलने की उम्मीद का प्रतीक है। इस बेहतरीन कहानी संग्रह के लिए उन्हें 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत ही शानदार रचना है वो। इसके अलावा उनके उपन्यासों में हे मुहिंजी दिल, साजिश और अमृत अमृत बहुत लोकप्रिय हैं, और उनके प्रसिद्ध नाटकों में वरी असंडोकोट का नाम सबसे ऊपर आता है, जो विभाजन की त्रासदी और उसके दर्द पर आधारित एक बहुत ही गहरा नाटक है। देखिए, एक बात जो लक्ष्मी खेलानी जी को खास बनाती है वो है उनका अनुवाद का काम। अच्छा। जी, उन्होंने अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य को सिंधी में अनुवाद करके सिंधी साहित्य के क्षितिज को बड़ा किया है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल। और उनके इसी जीवन पर्यंत संघर्ष और सेवा को कई मंचों पर सराहा गया है। चलिए उनके सम्मान की इस यात्रा को देखते हैं। जी बताइए। वर्ष 1979 में उनकी पुस्तक अधूरी रचना को भारत सरकार द्वारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या बात है। वर्ष 1996 में उनके गहरे और संवेदनशील कहानी संग्रह गुफाजे हुनपार ने उन्हें प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया। जी। इसके 2 साल बाद वर्ष 1998 में एक असमी पुस्तक असोमाया के शानदार सिंधी अनुवाद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत खूब। और सिंधी भाषा को एक नई दिशा देने के उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2008 में गुजरात सिंधी अकादमी ने उन्हें साहित्यकार गौरव पुरस्कार से नवाजा। सच में ये सफर हमें बताता है कि कैसे एक व्यक्ति जिसने अपनी जमीन खोदी थी, उसने शब्दों की दुनिया में एक ऐसा महल खड़ा कर दिया जिसे कोई सरहद नहीं बांट सकती। एकदम सही बात है, शब्दों की दुनिया का महल। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे दिग्गज साहित्यकार की ओर, जिनका नाम है अब्दुस समद। आप उर्दू साहित्य के एक बहुत ही बड़े और सम्मानित हस्ताक्षर हैं। बिल्कुल। अब्दुस समद जी का जन्म 18 जुलाई 1952 को नालंदा बिहार में हुआ था। अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। जी। अब फिर से वही सवाल दिमाग में आता है, राजनीति शास्त्र की पढ़ाई का उर्दू की कहानियों और उपन्यासों से क्या रिश्ता? असल में ये रिश्ता बहुत ही गहरा है। राजनीति शास्त्र की समझ ने उन्हें समाज की उन अदृश्य राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों को देखने की क्षमता दी जो आम इंसान के जीवन को चलाती हैं। अच्छा, मतलब राजनीति का असर कहानियों पर पड़ा? बिल्कुल। उर्दू अदब में अक्सर रोमानियत या शायरी का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है, लेकिन अब्दुस समद जी ने यथार्थवाद को पकड़ा। जब वे लिखते हैं तो वे समाज के ताने बाने, अल्पसंख्यक विमर्श और राजनीतिक उथल-पुथल का बहुत ही प्रामाणिक और सच्चा आईना पेश करते हैं। जी। उनकी रचनाओं में केवल कोरी कल्पना नहीं होती, बल्कि जमीन की सच्चाई होती है। यही कारण है कि उनके उपन्यासों को पढ़ते हुए लगता है जैसे हम इतिहास के किसी पन्ने से गुजर रहे हों। एकदम सही। अब्दुस समद जी की कालजयी उर्दू कृतियों की बात करें तो उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में 2 गज जमीन, ख्वाबों का सवेरा, महात्मा और काशकोल शामिल हैं। जी हाँ। इनमें से 2 गज जमीन इनका एक बेहद ही चर्चित और मील का पत्थर माना जाने वाला उपन्यास है। 2 गज जमीन यह शीर्षक ही अपने आप में एक इंसान की उस अंतिम और सबसे छोटी चाहत को दर्शाता है कि मरने के बाद उसे दफनाने के लिए बस 2 गज जमीन मिल जाए। बहुत ही मार्मिक है। इसी उत्कृष्ट उपन्यास के लिए उन्हें वर्ष 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और केवल उपन्यास ही नहीं, उनकी कहानियां भी समाज की नब्ज पकड़ती हैं। जी हाँ, उनके कहानी संग्रह भी बहुत ही चर्चित रहे हैं, जैसे बड़ा रंगों वाला कमरा, पसे दीवार और स्याह कागज की धज्जियां। बिल्कुल। उनके कहानी संग्रह बड़ा रंगों वाला कमरा ने साहित्य जगत में इतनी हलचल मचाई कि इसके लिए उन्हें 1981 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड मिला। जी। इसके तुरंत बाद उनकी कृति
पेशे दीवार के लिए 1983 में उन्हें बिहार उर्दू अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए, एक लेखक के तौर पर उनका सफर ये साबित करता है कि अगर आप समाज की कड़वी सच्चाइयों को ईमानदारी से लिखें तो साहित्य जगत उसे हमेशा सिर आंखों पर बिठाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और उनके इस साहित्यिक सम्मान के सफर को अगर हम क्रम से देखें तो ये एक निरंतर सफलता की कहानी है। जी बताइए। वर्ष 1981 में उनके कहानी संग्रह बड़ा रंगों वाला कमरा को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत बढ़िया। फिर वर्ष 1983 में पैसे दीवार की गहराई को देखते हुए उन्हें बिहार उर्दू अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। जी। वर्ष 1990 में उनके ऐतिहासिक उपन्यास 2 गज जमीन ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार का गौरव दिलाया। क्या बात है। और उर्दू साहित्य में उनके जीवन भर के इस शानदार और समग्र योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित गालिब पुरस्कार से भी नवाजा गया है। सच में अब्दुल समद जी ने उर्दू अदब को जो राजनीतिक और सामाजिक गहराई दी है वो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगी। एकदम सही बात है। तो दोस्तों, हमने इन तीनों महान साहित्यकारों डॉक्टर प्रतिभा राय, लक्ष्मी खिलानी और अब्दुल समद के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी कालजयी रचनाओं को बहुत करीब से देखा। जी। अब इस फेलोशिप को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों में चलना होगा। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इस फेलोशिप की शुरुआत कब और कैसे हुई। बिल्कुल, ये भी जानना जरूरी है। साहित्य अकादमी फेलोशिप की शुरुआत वर्ष 1968 में हुई थी। ये भारत की साहित्यिक विरासत का सबसे पुराना और सम्मानित प्रमाण है। और क्या आप जानते हैं कि पहले सम्मानित व्यक्ति कौन थे? जी, वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बिल्कुल सही। और देखिए, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ सामने आता है। जब 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। अच्छा। जी। और 1964 में उनके निधन के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहित्य अकादमी के दूसरे अध्यक्ष बने। उन्होंने अकादमी को एक नई दिशा दी और भारतीय साहित्य को विश्व पटल पर रखने का काम किया। जी हाँ। इसी अद्वितीय योगदान की वजह से जब 1968 में फेलोशिप शुरू हुई तो सबसे पहले उन्हें इस फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। ये तो एक बहुत ही शानदार शुरुआत थी। और इसके ठीक अगले वर्ष 1969 में हिंदी के पहले फेलो के रूप में छायावाद के महान कवि सुमित्रानंदन पंत को ये सम्मान मिला। बिल्कुल। दोस्तों, साहित्य अकादमी फेलोशिप के कुछ और ऐतिहासिक तथ्य हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। 1979 में आधुनिक मीरा कही जाने वाली प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा पहली महिला फेलो बनी। जी। इसके एक दशक बाद 1989 में मुल्कराज आनंद पहले भारतीय अंग्रेजी लेखक फेलो बने और 1994 में मालगुडी डेज वाले R.K. नारायण इस सूची में शामिल होने वाले दूसरे अंग्रेजी लेखक थे। इस फेलोशिप के इतने शानदार इतिहास को देखते हुए हम इसकी गरिमा का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि एक समय में दुनिया भर में केवल 21 ही जीवित फेलो हो सकते हैं। बिल्कुल। नया फेलो तभी चुना जाता है जब कोई पुरानी कुर्सी खाली होती है। यही नियम इसे किसी भी भारतीय लेखक के लिए जीवन काल की सबसे बड़ी उपलब्धि बनाता है। ये वास्तव में इमॉर्टल्स ऑफ लिटरेचर का दर्जा है। तो दोस्तों, ये तो हुई सम्मान और अमरता की बात। लेकिन आप लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि इस तांबे की पट्टिका और अमरता के दर्जे के अलावा एक फेलो को और क्या मुख्य लाभ मिलते हैं। चलिए इन्हें भी जान लेते हैं। जी, ये भी बहुत जरूरी पहलू है। सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि लेखक साहित्य के अमर के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हो जाता है। एकदम सही। लेखक के लिए आर्थिक स्थिरता बहुत जरूरी है। तीसरा, लेखक को अपनी नई पुस्तकों के प्रकाशन के लिए साहित्य अकादमी से विशेष अनुदान मिलता है। जी। और चौथा, लेखक को अकादमी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्यक्रमों में शामिल होने का विशेष आमंत्रण मिलता है, जहां वे नई पीढ़ी के लेखकों का मार्गदर्शन करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये फेलोशिप केवल एक व्यक्ति को नहीं दी जाती। जब अकादमी किसी लेखक को ये सम्मान देती है तो वो दरअसल उस पूरी भाषा, उस भाषा के पाठकों और उस पूरी संस्कृति को सम्मानित कर रही होती है। ये एक तरह से साहित्य के प्रति राष्ट्र का कृतज्ञता ज्ञापन है। बिल्कुल सच कहा आपने, राष्ट्र की कृतज्ञता। और दोस्तों, आज की क्लास को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। हमने आज फेलोशिप, तांबे की पट्टिकाओं, पेंशन और बड़े बड़े पुरस्कारों की चर्चा की, लेकिन क्या एक लेखक
सच में सिर्फ इन पुरस्कारों से अमर होता है? सोचिए। ये सोचने वाली बात है। एक लेखक के लिए असली अमरता वो नहीं जो किसी अकेडमी के रजिस्टर में दर्ज हो। असली अमरता तब होती है जब उसकी लिखी पंक्तियां पीढ़ियों के बाद भी किसी अजनबी पाठक के दिल को छू लें। जब आज के समय का कोई युवा डॉक्टर प्रतिभा राय की याज्ञसेनी पढ़कर द्रौपदी के उस अनकहे दर्द को महसूस करे, या लक्ष्मी खिलानी की कहानी पढ़कर उस जमीन का दर्द समझे जो उसने कभी देखी ही नहीं, या अब्दुल समद का 2 गज जमीन पढ़कर इतिहास की उन कड़वी सच्चाइयों से रूबरू हो जाए, वही उस लेखक की सच्ची जीत है। पुरस्कार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन शब्द हमेशा जिंदा रहते हैं। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। साहित्य अकादमी फेलोशिप 2026 किन साहित्यकारों को प्रदान की गई है? इसका पहला विकल्प है प्रतिभा राय, दूसरा विकल्प है लक्ष्मी खिलानी, तीसरा विकल्प है अब्दुल समद और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोस के अपलोड होने की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।